हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस साथी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने साथी के इस चैनल पे करंट अफेयर का सेशन। करंट अफेयर के सेशन में हम लोग करंट अफेयर कैप्सूल्स ऑफ टू अप्रैल 2021 देखेंगे। अप्रैल में जितने भी सारी घटनाएं हुई हैं उसका डिटेल से एनालिसिस करेंगे इस स्लाइड में। चलिए तो हम बात करते हैं। एक हमने इसमें सीरीज तैयार किया, क्वेश्चन के पैटर्न में हम लोग इसमें तैयार किए हैं इस सीरीज को, और देखते हैं कि कैसा जाता है। आप लोगों का ओपिनियन, आप लोग इस पर ओपिनियन दें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि कैसा लगा आपको वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक से। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल वो कौन सा आर्टिकल है जो ऑटोनोमस स्टेट को क्रिएशन करता है इन द ट्राइबल मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। इस अनुच्छेद के अंतर्गत असम के कुछ आदिवासी बहुल वाले जिला को स्वायत्त राज्य बनाया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, आप आंसर देने की कोशिश करें पहले। तो आंसर को मिला है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा A 244। इस आर्टिकल के तहत हम जो है असम में स्वायत्त राज्य बना सकते हैं। चलिए तो आर्टिकल 244 के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 244 आता है सिक्स शेड्यूल में। सिक्स शेड्यूल में आर्टिकल 244 आता है। सिक्स शेड्यूल में दो आर्टिकल आते हैं। दैट इज एक आर्टिकल आता है 244 ए, सॉरी 244(2) जो अभी देख रहे हैं, एंड नेक्स्ट इज 275(1). अब बात करते हैं 244(2) जो है वो अलाउ करता है कि ऑटोनोमस ट्राइबल एरियाज में स्टेट बनाया जाए। इसके रिगार्डिंग आर्टिकल है 244(a). 244(a) ये है रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग क्रिएशन लेजिस्लेचर ये आर्टिकल। और एक ये जो आर्टिकल 6 शेड्यूल का 275(1), तो 275(1) के अंतर्गत जो है वो है क्या है, तो पावर इन सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट। तो ये क्या चीज़ का पावर है, तो ट्राइबल एरियाज में जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का है। कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन जो नॉर्थ ईस्ट में है वो कैसे किया जाए ये बताता है आर्टिकल 275(1). तो ये हमारा आर्टिकल है। सिक्स शेड्यूल में दो आर्टिकल, और 244 के वही लोकल लेजिस्लेटर, लोकल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारा 244 के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। 244 के अंतर्गत जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, असम के कुछ ट्राइबल एरियाज के डिस्ट्रिक्ट है, उसको वहाँ पे ऑटोनोमस, मतलब कि वहाँ पे नए राज्य के क्रिएशन के लिए ये अमेंडमेंट लाए गए हैं। सबसे फर्स्ट तो ये चर्चा में क्यों थी, तो हमारे जो राहुल गांधी है, कांग्रेस लीडर, तो उन्होंने प्रोमिस्ड किया था कि आर्टिकल 244 को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग ये न्यूज में है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन सा असम का वो डिस्ट्रिक्ट है जिसके जो कि आता है ट्राइबल एरिया या सिक्स शेड्यूल में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट है कार्बी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट कार्बी, दीमा हसाओ एंड द बोडो टेरिटोरियल जो है रीजन, उस वो सारे आते हैं। असम के जो ये सारे रीजन है ये आते हैं सिक्स शेड्यूल में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सजेस्टेड टू एस्टेब्लिशिंग ए सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व एट महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी में इनमें से कौन सा राज्य ने महेंद्रगिरी में दूसरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका उड़ीसा। महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, वहां पे है सो दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो चलिए हम बात करते हैं महेंद्रगिरी के बारे में। तो महेंद्रगिरी का हाइट देख रहे हो कितना है, 4900 फीट। दैट इज सबसे हाईएस्ट जो है 4900 फीट दिया गया है। बात करते हैं इस बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया कितना है। तो एरिया
ये बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया जो है वो है 4,70,955 हेक्टेयर में एरिया है। और जो ये एरिया कौन रीजन में आता है, ये आता है गजपति एंड गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, जो कि ईस्टर्न घाट में आता है। ईस्टर्न घाट के गजपति एंड गंजाम डिस्ट्रिक्ट में आता है। ईस्टर्न घाट के रीजन में आता है। अब बात करते हैं कि महेंद्रगिरी में एक ट्राइबल लोग रहते हैं। उन ट्राइबल लोगों क्या बोला जाता है, सौरा पीपुल। अब बात कर लेते हैं कुछ उड़ीसा जो है स्टेट, उसके बारे में। तो उड़ीसा में 41 जो प्लांट स्पीसीज है, जो मेडिसिनल प्लांट है, उसको IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन के तहत उसको थ्रेटेंड मेडिसिनल प्लांट में रखा गया है, 41 स्पीसीज को। इसके अकॉर्डिंग IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये है हमारा 41। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं उड़ीसा में। तो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व सिम्पली पाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिम्पली पाल बायोस्फीयर रिजर्व। और उसके अलावा जो है बायोस्फीयर रिजर्व एक है भितरकनिका, जो उड़ीसा में ही पाया जाता है, भितरकनिका बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उड़ीसा का, वो हो गया आपका टीकरपारा, चिलिका, सुंदाबेदा एंड कार्लापट। तो इसमें ज़्यादा है, चिलिका हो गया आपका, तिकरपारा हो गया, ये दोनों ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको याद रखें कि जो उड़ीसा में कौन हो गया, चिलिका एक हो गया, एक हो गया तिकरपारा। नेशनल पार्क में बात करते हैं तो नेशनल पार्क एक सिम्पली पाल और एक भितरकनिका, सिम्पली पाल नेशनल पार्क एंड भितरकनिका नेशनल पार्क। तो चलिए, ये है हमारा कुछ इसके बारे में डिटेल, इस क्वेश्चन का एनालिसिस। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में विच कंट्री हैज रजिस्टर्ड कार्निवैक कोवैक्सीन, द फर्स्ट एवर वैक्सीन फॉर एनिमल। किस देश ने कार्निवैक वैक्सीन को पंजीकरण किया है, जो कि दुनिया की पहली कोरोना की वैक्सीन होगी जो जानवरों के लिए होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रसिया। तो चलिए इस वैक्सीन के बारे में देखते हैं कि कैसे इस वैक्सीन को बनाया गया, कैसे रेगुलेट होगा। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ये वैक्सीन डेवलप्ड किया गया है, डेवलप्ड बाय फोनजादजोर। ये है एक, क्या है, ये एक फेडरल सर्विस फॉर वेटरनरी एंड साइकेट्री सर्विलेंस, रसिया का एक एजेंसी है, उसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। इसका क्लिनिकल ट्रायल अक्टूबर 2020 में किया गया था। और ये जो ट्रायल किया गया था, ये किया गया था कैट पे, मंकी पे, डॉग पे, फॉक्स पे, आर्टिक फॉक्स एंड अदर एनिमल्स पे किया गया था। इसका जो रिजल्ट आए हैं कि ये 100% केसेस में एंटीबॉडी डेवलप किया है। तो चलिए रसिया के रिगार्डिंग कुछ बात कर लेते हैं। तो रसिया का कैपिटल जो है वो है मॉस्को। करेंसी जो है रसियन रेबल है, रसियन एम्बेसडर टू इंडिया है निकोलाई कुशदेव एंड द इंडियन एम्बेसडर टू रसिया है डीवी वेंकटेश वर्मा। इट इज द इंडियन एम्बेसडर टू रसिया। चलिए हम नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। डीवी वेंकटेश वर्मा, ये हमारे रसिया के इंडियन एम्बेसडर टू रसिया। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कैनल कनेक्ट रेड सी टू मेडिटेरियन सी।
इट मीन्स कि कौन सा कैनल है, जो कौन सा नहर है वो रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है, विच कैनल कनेक्ट रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्वेज कैनल। ये रिसेंट न्यूज में इसीलिए था क्योंकि आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ था, स्वेज कैनल में ब्लॉकेज हुआ था, और जो जहाज ब्लॉकेज की थी वो थी कंटेनर शिप। एक मैसिव कंटेनर शिप थी, बहुत बड़ी कंटेनर शिप थी, जिसका नाम था एवर गिवन। इसके द्वारा ब्लॉक हो गई थी स्वेज कैनल, जिसकी वजह से जो है सो पूरा इंटरनेशनल ट्रेड पे भारी इम्पैक्ट आया था। लगभग वन थर्ड ऑफ द ट्रेड इज पासेस थ्रू दिस कैनल। अब बात करते हैं कि इस कैनल की कुछ बातें। तो ये ओपन हुआ था 1869 में, और ये 1956 तक रहा था फ्रेंच एंड ब्रिटिश के अंडर रहा था, और 1856 में इजिप्टियन गवर्नमेंट ने इसको फुल्ली नेशनलाइज कर दिया और अपने अंडर में ले लिया। और हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो कैनल ऑप्शन में है उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट पनामा कैनल जो है वो कौन सी को जोड़ती है, अटलांटिक सी एंड पैसिफिक ओशियन। अटलांटिक सी से पैसिफिक ओशियन को पनामा कैनल जोड़ती है। ग्रैंड कैनल की बात कर लेते हैं। तो ये सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कैनल है, सबसे लंबी कैनल है, जो कि चाइना में है, जो दो प्रोविंसेस को जोड़ती है। हैंगू इन जीजियांग प्रोविंस को बीजिंग से जोड़ती है। जीजियांग जीजियांग प्रोविंसेस, जो कि अभी देख रहे होंगे ज़्यादा चर्चा में है, जीजियांग प्रोविंसेस ड्यू टू द उगिर मुस्लिम, जो वहाँ मुस्लिम पर होता है, उगिर मुस्लिम कैंप है या एनीथिंग है जो रिगार्डिंग आप देख रहे हो कि बराबरी होता है, ह्यूमन राइट का वायलेशन वहाँ पे हो रहा है, तो उस प्रोविंसेस को बीजिंग से कनेक्ट करती है ये चैनल, ग्रैंड कैनाल, जो कि सबसे बड़ी मैनमेड कैनाल है और ओल्डेस्ट है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इंडिया, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन ग्लोबल जेंडर इन इंडिया जेंडर गैप 2021। तो इंडिया का रैंक कितना है? तो चलिए देखते हैं इंडिया का रैंक कितना है। तो ये है हमारा 142। वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक 140 है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रैंकिंग का ये रिपोर्ट आया है, जेंडर गैप इंडेक्स 2021, और ये कौन रिपोर्ट दिया है? ये जेनेवा वेस्ट मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये एनुअल रिपोर्ट लाया गया है। और ये रिपोर्ट किस चीज़ पर क्या चीज ट्रैक करती है? ये 4 एरियाज को ट्रैक करती है, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो ये इनका जो है क्राइटेरिया है, ये सारे इनको कंसिडर करती है और इसके अकॉर्डिंग वो निकालती है। तो सबसे फर्स्ट है आइसलैंड, सबसे फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक फिनलैंड एंड थर्ड नॉर्वे। इसी तरह जब देख रहे हैं लास्ट में, तो लास्ट में 156 पे अफगानिस्तान, 150 पे यमन, 154 इराक, 153 पाकिस्तान एंड 152 सीरिया। तो इंडिया का रैंकिंग है वो है 142। अब बात करते हैं कि रिगार्डिंग कुछ इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो अभी इंडिया का जो यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में देखते हैं। सबसे फर्स्ट इंडिया के बारे में देखते हैं। तो इंडिया में अभी क्या कंडीशन चल रही है? इंडिया में जो है अभी पॉपुलेशन कितना है? लगभग 136.13 करोड़। जो सेक्स रेशियो है वो है, सेक्स रेशियो दैट इज 943 है, 943 है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो में सबसे टॉप जो है स्टेट वो आ गया आपका दिल्ली, चंडीगढ़ ये फर्स्ट रैंक है, चंडीगढ़ सेकंड रैंक, चंडीगढ़ एंड द थर्ड रैंक इज अरुणाचल प्रदेश। ये है हमारा रैंकिंग इन द सेक्स रेशियो। अब हम बात करते हैं कि जो ये जो है जो भी डाटा ये दे रही है, ये कौन इश्यू करती है? तो ये करती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। जो भी कितना पॉपुलेशन है क्या है,
ये सारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करती है। और ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस किसके अंडर में आती है? तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत आती है। अब बात करते हैं कि लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट इंडिया का भी है, वो है 77.7%। ये 2017 में इसका रिपोर्ट आया था, इसके अकॉर्डिंग बात हो रही है। 2017 में 77.7% था। और जो इसमें जो है बेस्ट परफॉर्मर जानते ही हैं केरला, और जो सबसे बेस्ट परफॉर्मर झारखंड, बिहार, राजस्थान, ये सब थोड़ा वर्स्ट परफॉर्मर में आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इन्फेंट्री मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट्री मोर्टेलिटी रेट वो है 32 इन 2018, 32 इन 2018। जो 100% जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल फर्टिलिटी हो रहा है, मतलब कि जो बर्थ हो रहा है 100%, वो कौन कौन से राज्य हैं? तो वो है गोवा, केरला एंड लक्षद्वीप। ये है हमारे कुछ डाटा। चलिए आते हैं हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका फॉर्मेशन हुआ था जनवरी 1971 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। इसका स्थापना 1971, मतलब कि 50 ईयर्स हो चुके हैं इसके स्थापना का। इसके जो फाउंडर थे वो थे क्लॉस स्केचव, और ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है। अभी जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन क्लॉस शवाब भी थे, फाउंडर भी यही है, ठीक है ना। और इसको फॉर्मली बोला जाता है यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कुछ बातें। तो आप इसको सही से देख ले कि ये क्या है बातें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ टू सेफगार्ड द नेवल शिप अगेंस्ट मिसाइल अटैक। मिसाइल अटैक, डीआरडीओ ने मिसाइल हमले के खिलाफ नौसेना के जहाज की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी को विकसित किया है? तो इसका जो है वो है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, एडवांस चाप टेक्नोलॉजी। तो एडवांस चाप टेक्नोलॉजी के तहत ये सेफगार्ड प्रोवाइड की गई है। तो चलिए इसके बारे में कुछ बात करते हैं कि ये है क्या। तो ये एक पैसिव एक्सपेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी है। फर्स्ट क्या है? पैसिव एक्सपेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी के तहत ये वर्क करता है। और ये क्या चीज करता है कि नेवल शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करता है। रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज करके ये प्रोटेक्शन देती है। इसके 3 वेरिएंट है, दैट इज द शॉर्ट रेंज चाप रॉकेट, शॉर्ट रेंज चाप रॉकेट, सेकेंड मीडियम रेंज चाप रॉकेट, एंड द थर्ड इज लॉन्ग रेंज चाप रॉकेट। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में विच मिनिस्ट्री हैज अमेंडेड द रूल ऑफ थर्मल पावर प्लांट इमिशन स्टैंडर्ड। किस मंत्रालय ने ताप विद्युत संयंत्र मापन के नियमों में संशोधन किया है? तो ये कौन होगा? यह है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं कि जो हमारा जो पावर प्लांट है, वो जो थर्मल पावर प्लांट है, जो थर्मल पावर प्लांट 2 बेस्ट होती है। एक तो होती है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट,
कोल बेस्ड एंड द सेकेंड इज न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर बेस्ड होती है। तो न्यूक्लियर बेस्ड दो तरह का थर्मल पावर प्लांट होता है, कोल बेस्ड एंड न्यूक्लियर बेस्ड। एक सोलर पावर प्लांट भी आता है, तो वो अलग पावर प्लांट होता है, उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कोल बेस्ड में क्या है। तो कोल्ड बेस्ड में जो इमिशन होता है मेनली रूप से जो इमिशन है वो है ज़्यादा होता है SO2 का इमिशन कोल्ड बेस्ड में, और होता है जैसे CO भी होता है, पार्टिकुलेट मैटर भी होता है, ठीक है ना, डस्ट भी होता है, सारा कुछ होता है। लेकिन SO2 मुख्य उसमें रूप में होते हैं जो कि यूज होता है, जो कि एसिड रेन करवाती है। एसिड रेन में इसका प्रमुख कारण है। जो ताजमहल का जो कलर है ये डिग्रेड करती है मार्बल को, मार्बल बेस्ड जो भी बिल्डिंग्स है उसको ये डिग्रेड करेगी। तो जो ताजमहल है वो देख रहे होंगे डिग्रेड हो रही है। डिग्रेड होने का रीजन क्या है? तो आगरा के बगल में है आपका एक थर्मल पावर प्लांट। कहाँ पे है? तो ये है आपका, ये जगह का नाम बोल रहे हैं, बगल में है, मथुरा में। हाँ, मथुरा में है आपका। और वहाँ से इमिशन होता है बहुत भारी मात्रा में SO2 का, जिसकी वजह से इसका डिग्रेडेशन होते रहता है। तो मार्बल एसिड रेन में ये होता है। अब न्यूक्लियर वेस्ट में जो वेस्ट निकलते हैं, इनके वेस्ट में जो वेस्ट निकलते हैं वो निकलते हैं SO2 तो निकलते ही हैं, उसका NOx मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड वेस्ट जो भी है, NO2 हो गया, NO हो गया, ये सारे। उसके बाद CO फिर निकलते हैं, CO2 नहीं निकलते हैं, सॉरी, O3 निकलते हैं, एंड पार्टिकुलेट मैटर। उसके अलावा PV लेड भी निकलता है, और CH4 मीथेन भी निकलता है। इतने सारे इमिशंस आते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से। उसके अलावा जब न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल जो होता है, जब वो फ्यूल का यूज हो जाता है तो उस फ्यूल को भी एक डिस्पोज करने के लिए एक अलग प्रोसेस होता है, और वहाँ पे भी इसको खर्चा इंक्लूड किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने में, क्योंकि वहाँ पे उस जो फ्यूल होता है उसको अच्छी तरह से, क्योंकि वो होता है न्यूक्लियर वेस्ट में रेडिएशन आती है, तो रेडिएशन से बचाने के लिए उसे क्या करते हैं कि पहले उसको सील्ड करते हैं, सील्डिंग किया जाता है, सील्ड करके उसको डंप किया जाता है इन द सॉइल में डंप किया जाता है, और कंटिन्यूअस उस पर सर्विलियंस भी रखा जाता है कि कोई एंट्री नहीं कर जाए उसमें जहाँ पे इसको डंप किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ नियम में संशोधन किया गया है। तो बोला गया है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट, उसको अपना इमिशन रिड्यूस करना होगा 2022 तक। इसी तरह जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उसको भी जो ये संशोधन किया गया उसमें कुछ स्टैंडर्ड रखा गया, उस स्टैंडर्ड को मीट करना है 2024 तक। तो इसके रिगार्डिंग इस संशोधन के रिगार्डिंग कुछ रखे गए हैं। चलिए हम जान लेते हैं कुछ मिनिस्ट्री जो है दिया हुआ उसके बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके जो मिनिस्टर हैं ये हैं RK सिंह, मतलब कि राजकुमार सिंह इसके मिनिस्टर हैं। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी राजकुमार सिंह के ही अंतर्गत आती है, मतलब दो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज कम्स अंडर राजकुमार सिंह, मतलब RK सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये जो आ रहे हैं, ये आ रहा है प्रकाश जावड़ेकर, इसके मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर है। अब बात करते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर है, ये है डॉक्टर हर्षवर्धन। इसके अलावा इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, जो कि है तो डॉक्टर हर्षवर्धन के अंडर में है। तो ये रहा मिनिस्ट्री के कुछ जो मिनिस्टर्स हैं उसके बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट एक्सपेक्टेड टू बी कमीशनड इन विच स्टेट, कौन सी स्टेट में जो सबसे बड़ा इंडिया का जो सोलर पावर प्लांट है उसको लगाने की उम्मीद है या चालू करने की उम्मीद है, उसको कमीशन किया गया है। ये है तेलंगाना में। तेलंगाना में आप देख रहे होंगे, ये है आपका जो फ्लोटिंग है, वाटर फ्लोटिंग थर्मल पावर प्लांट, मतलब कि जो सोलर प्लांट है वो है। अब बात करते हैं इसकी कैपेसिटी होगी, इसकी जो कैपेसिटी होगी वो होगी 100 मेगावाट, और ये जो बिलोंग कर रहा है, ये बनाया जा रहा है NTPC के द्वारा, NTPC नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, NTPC नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के द्वारा किया जा गया। ये जो इसका लोकेशन है ये है रामागुदाम तेलंगाना में, ये बनाया जाएगा।
और ये जो है तो सबसे बड़ी वाटर में सोलर पावर प्लांट होगी। अब बात करते हैं कि जो वर्ल्ड में है, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कौन है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, ये है हमारा ओमकारेश्वर डैम, नर्मदा रिवर पे है और ये कहाँ है? एमपी में है। ये सोलर पावर प्लांट है, फ्लोटिंग नहीं है, ध्यान रखिए, फ्लोटिंग नहीं है, सोलर पावर प्लांट है। ये क्या कहाँ है? ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है, जो कि नर्मदा डैम पर है। अब बात करते हैं कि जो फ्लोटिंग है, अभी भी क्या कोई फ्लोटिंग पावर प्लांट है क्या? तो बिल्कुल फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इंडिया में है अभी, वो है बानासुरा सागर पे है, वो है बानासुरा सागर पे है लार्जेस्ट, अभी जो करंट वर्क कर रहा है। इसकी कैपेसिटी है 500 मेगावाट, 500 किलोवाट का, मतलब कि 100 मेगावाट नहीं, 500 किलोवाट का है। और ये कहाँ पे है? तो ये है बानासुरा सागर पे। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति उग्र सेना ये स्टार्ट किस कंट्री में हुआ है? अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति अग्रसेना 2021 में किस देश में शुरू किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बांग्लादेश में शुरू किया गया है। इसमें कौन कौन से कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो ये है इंडिया, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, 4 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इंडिया की तरफ से 30 इंडियन आर्मी के पर्सनल को भेजा गया था, 30 आर्मी को भेजा गया है, आर्मी ट्रुप्स को भेजा गया है। और इसमें कुछ ऑब्जर्वर कंट्री भी है, तो ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में वर्क कर रही है। ऑब्जर्वर कंट्री जो है वो है यूके, यूएसए, सिंगापुर, टर्की, उसके बाद आपका है सऊदी अरेबिया एंड द टर्की भी है ऑब्जर्वर में। ये सारे ऑब्जर्वर कंट्री है। इसका जो थीम है, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका थीम है रोबस्ट पी कीपिंग ऑपरेशन, रोबस्ट पी कीपिंग ऑपरेशन, रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन, इस ऑपरेशन ये इसका थीम है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह विच स्पेस एजेंसी हैज बीन ड्रॉप्ड इंटीग्रिटी हेलीकॉप्टर ऑन द मार्स सरफेस? किस अंतरिक्ष एजेंसी को मंगल ग्रह की सतह पर अखंडता हेलीकॉप्टर गिरा दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नासा के द्वारा ये जो सतह पर है ये गिराया गया है। अब बात करते हैं इस हेलीकॉप्टर का। तो ये हेलीकॉप्टर लगाया गया था परसर्वेंस रोवर के साथ लगाया गया था। ये बहुत ही हल्का अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट है। और ये एयरक्राफ्ट की खास बात ये है कि ये एयरक्राफ्ट उड़ सकता है, जो हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का डेंसिटी है उस डेंसिटी के 1% अगर डेंसिटी है कहीं भी कोई भी प्लेनेट पे, 1% डेंसिटी हमारे डेंसिटी का, हमारा जो अर्थ का डेंसिटी उसके डेंसिटी का 1% अगर भी डेंसिटी वहाँ है तो वो ये जो रोवर है आसानी से वहाँ पे फ्लाई ऑफ टेक ऑफ कर सकता है। तो ये है हमारा नासा का। अब बात करते हैं कि ये नासा का जो परसेवरेंस रोवर है ये कब भेजा गया था? ये भेजा गया था जुलाई 2020 को और ये फरवरी में जाकर के ये
वर्क में वहाँ पे लैंड कर गया था। तो ये जो जुलाई 2021 में जो रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, वो रॉकेट का नाम था एटलस बी लॉन्च व्हीकल, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो नासा CNSA है, चाइना का नेशनल है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। स्पेस एक्स जो है वो है एलोन मस्क का एक स्पेस एजेंसी है वो, एलोन मस्क, जो कि टेस्ला कार इसी का है, उन्हीं का एक एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, जो स्पेस एक्स है। और इसने रिसेंटली में रिकॉर्ड बनाया है 153 सैटेलाइट को एक साथ अंतरिक्ष में भेजा है। जो इसरो का 104 सैटेलाइट एक साथ भेजा था, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो चलिए इसरो का वो सैटेलाइट का रिकॉर्ड, इसीलिए स्पेस एक्स भी कुछ चर्चे में है। चलिए हम बात करते हैं कि वर्ल्ड का सबसे ऊंची आर्क क्लोजर रेलवे ब्रिज बनाया गया है, वो कौन सा स्टेट में बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड असम। इसका आंसर करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जम्मू एंड कश्मीर, JNK में बनाया गया है। चलिए हम इस ब्रिज की बात करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि एक आर्क है, और ये जो फ्रांस का एफिल टावर है उससे भी ज्यादा हाइट में। एफिल टावर की हाइट कितनी है? 324 मीटर, जबकि इसकी जो हाइट है ये कितने ऊंचे पर बनाया गया? 359 मीटर पे बनाया गया है। और इसकी जो कनेक्टिविटी है वो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, ये उसी का पार्ट है। कौन का है? उधमपुर दूसरे पेज में देखते हैं, लिखते हैं उधमपुर, ये जो पार्ट होगा उधमपुर रेलवे जो लिंक है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, इसके तहत इसको निर्माण किया गया है। और ये 2002 में ही इस प्रोजेक्ट को नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा मिल गया था। और इसकी जो लंबाई है टोटल 1315 मीटर लंबा ये ब्रिज है, और ये वही 359 हाइट है इसका फ्रॉम द। और ये जो है स्टील आर्क, आप जो इसमें आर्क दिख रहे होंगे, तो आपका ये जो आर्क दिख रहा है ये है स्टील का आर्क बना हुआ। और जो स्टील आर्क है वो है स्टील बॉक्सेस से बना हुआ, जिसमें कंक्रीट भरा हुआ है, जिसकी वजह से इसके कारण इसको है सो एक अलग आउटस्टैंडिंग क्षमता मिलती है, जो कि ये हवा को भी झेल सके, और जो विंड की वजह से फोर्स आती है उसको झेल सके। अब बात करते हैं कि जो इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है, लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज जो है इंडिया का वो कौन सा है? तो लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज है वो है भूपेन हजरिका ब्रिज, जो कि कहाँ है? वो लोहित रिवर पे बनाया गया है, और ये लार्जेस्ट ब्रिज है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। आपको बताया रिव्यू में कैसा लगा, कैसा है एक्सप्लेनेशन, कुछ मॉडिफिकेशन हो वो भी बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।